हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर कैसे कर सकते हैं एंड बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एंड एक्चुअली मैं आपके साथ ये भी बात करूंगा कि जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं म्यूचुअल फंड्स में एंड किस टाइप के आपको म्यूचुअल फंड्स देखने चाहिए एंड अब जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है इसका आप कैसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो जब इन्वेस्टर्स पूल करके पैसे किसी फंड मैनेजर को दें, तो माने पूल मनी जो पूल मनी म्यूचुअल फंड्स को एक फंड मैनेजर को दें और फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बिल्ड करे और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करे, डेट के अंदर इन्वेस्ट करे, हाइब्रिड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे। सो दिस इज नोन एज अ म्यूचुअल फंड। सो इट इज एक्चुअली अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। माने डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं एंड क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं एंड उनको पैसे दिए जाते हैं। एंड जब उनको पैसे दिए जाते हैं तो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट डेट, अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो डिफरेंट जो डेट सिक्योरिटीज होती है उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद जो आपका रिटर्न बनता है या उसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, तो ये एक पूरा म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर रहता है। एंड म्यूचुअल फंड चलाती कौन सी कंपनीज है? एएमसीज क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे हमने एचडीएफसी एएमसी का एग्जांपल देखा, जैसे हमने यूटीआई एएमसी का अगर हम बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं निप्पॉन एएमसी का। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एएमसीज जो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर लिस्टेड है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर आपको क्या चीज देखनी चाहिए और क्या चीज नहीं देखनी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे। एंड आपको मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी सिखाऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, कि एक्चुअली में एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या खराब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते म्यूचुअल फंड से। तो फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज कि डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज, अगर आप कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड देखते हैं, तो पहला कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड कौन सा होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया की टॉप 100 मार्केट कैप रैंक्ड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, माने 1 to लेके 100 तक। तो माने जो फर्स्ट रैंक से लेके 100 रैंक तक कंपनीज में आते हैं, उसके अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स है, इसमें ड्रॉबैक क्या है और प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो सबसे बड़ा कॉन्स क्या रहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का, कि एक्चुअली में दे एंड अप बिकमिंग इंडेक्स हगर्स। अगर आपका बेंचमार्क ही BSE 100 है या आपका बेंचमार्क NSE 50, अगर निफ्टी 50 आपका बेंचमार्क है, माने निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज हैं, तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका ओवरलैप बहुत हो जाता है इंडेक्स के साथ। तो यू एंड अप हगिंग द इंडेक्स। अगर आप बहुत ज्यादा इंडेक्स हगिंग करने लग जाए तो आपके आउट परफॉर्मेंस के जो तरीके होते हैं वो बहुत कम होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अगर आपने सिर्फ BSE 100 इंडेक्स खरीद लिया होता एज कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, अगर हम कंपैरिजन देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितना आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस होगा। अगर आप BSE 100 का कंपैरिजन देखते हैं इंडियन इक्विटी लार्ज कैप फंड्स के साथ, तो 1 ईयर के बेसिस पे परसेंटेज ऑफ फंड्स आउट परफॉर्म बाय इंडेक्स की बात करें तो 1 ईयर में BSE 100 ने, ये डेटा दिसंबर 2021 तक है, तो 1 ईयर पे 86% ऑफ जो इक्विटी लार्ज कैप फंड्स हैं उनको आउट परफॉर्म करे। 3 ईयर के बेसिस में 87% ऑफ द फंड्स को आउट परफॉर्म करे, 5 ईयर के बेसिस में 83% ऑफ फंड्स को आउट परफॉर्म करे एंड 10 ईयर के बेसिस में 66% ऑफ फंड्स को आउट परफॉर्म करे। नाउ व्हाई इज दिस अ ह्यूज थिंग? बिकॉज जो एक्टिवली मैनेज स्कीम्स होती हैं और एक पैसिवली मैनेज स्कीम्स होती हैं। तो एक्टिवली मैनेज स्कीम का क्या मैंडेट होता है कि आपको इंडेक्स को बीट करना है। अगर आप अपने बेंचमार्क या इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, तो एक्चुअली में जो आप एक्सपेंस रेशियो एज एन इन्वेस्टर पे कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाती है। एंड अगर आप एक्सपेंस रेशियो का आइडिया लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कितनी भारी पड़ती है, इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक्सपेंस रेशियो का, कि अगर 2 म्यूचुअल फंड्स हैं विद सिमिलर स्टाइल, सपोज करते हैं एक इंडेक्स फंड है और एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड है, और एक 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और एक 1% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। अगर आप 25 साल के लिए दोनों के अंदर हर महीने 10,000 रुपए की SIP डालते हैं, तो जो फर्स्ट फंड है जिसमें 2% की एक्सपेंस रेशियो है, वहां पे आपका 1.87 करोड़ रुपीज अमाउंट बनेगा। मेरा जो सेकंड फंड है जहां पे 1% का एक्सपेंस रेशियो है, वहां पे आपका 2.24 करोड़ रुपीस का एट द एंड फाइनल कॉर्पस बनेगा। तो माने ऑलमोस्ट 37 लाख रुपीस के आसपास जो आपका आउटसाइज रिटर्न्स है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो बचाने से ही आ जाता है।
एंड एक्चुअली सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप S&P 500 की बात करते हैं जो बाहर का इंडेक्स है, अगर यूएस की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ लार्ज कैप फंड्स दैट हैव अंडर परफॉर्म्ड S&P 500 जो वहां की टॉप 500 कंपनीज हैं, तो 10 इयर्स में 83% ने अंडर परफॉर्म करे, 5 इयर्स में 74% ने अंडर परफॉर्म करे, 3 इयर्स में 68% ने अंडर परफॉर्म करे एंड 1 ईयर में 85% ऑफ द फंड्स ने लार्ज कैप फंड्स हैं उन्होंने S&P 500 को अंडर परफॉर्म करे। तो इसी को देखते हुए वॉरेन बफेट ने एक बेट करी थी एक हेज फंड मैनेजर के साथ जिन्होंने फंड्स ऑफ फंड पिक करे थे, माने जो आगे से हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ इंडेक्स फंड ले लिया था S&P 500 और अगेंस्ट जो एक्टिवली मैनेज स्कीम्स थी उन्होंने जो अगेंस्ट जिन्होंने बेट करी थी वो लिया था। बेट ऑलमोस्ट $1 मिलियन की थी एंड बेट का आउटकम क्या था कि दोनों में से कौन सी स्कीम किसको ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो S&P 500 का जो एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न था वो 85.4% था, माने अगर 1 रुपी डाला होता तो 1.85 रुपीज बन गया होता, वेराज अगर हेज फंड के अंदर 1 रुपी डाला होता तो 1.22 रुपीज ही बनता। सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि एक्चुअली में जो एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं स्पेशली लार्ज कैप एरिया में, तो इंडेक्स को बीट करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप इंडेक्स हगिंग करने बैठ जाते हो एंड जहां पे मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हो जाती है, जैसे यूएस के अंदर मार्केट्स बहुत एफिशिएंट है तो वहां पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा टेक ऑफ कर चुकी है। इंडिया के अंदर इंडेक्स इन्वेस्टिंग में भी शायद से जो लार्ज कैप स्पेस है उसके अंदर इंडेक्स इन्वेस्टिंग में भी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अगेन आपको ये चीज एक बार खुद इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके देखनी है, खुद आपको ये फैक्ट्स देखने हैं कि क्या आपके लिए सेंस बनती है नहीं बनती। इसके बाद हम जो स्मॉल कैप फंड्स हैं मिड कैप फंड्स हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पहले तो मैंने आपके साथ जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्कीमर्स की बात करी लार्ज कैप फंड्स की, अब एक और टाइप ऑफ स्कीम होती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स क्या करते हैं, तो बेसिकली जो लार्ज कैप्स होते हैं दैट इज जो फर्स्ट 100 कंपनीज है कंट्री की उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जो मिड कैप्स होते हैं जो 100 से लेके 101 से लेके 250 तक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक और कैटेगरी ऑफ फंड्स है। फिर थर्ड टाइप ऑफ फंड्स आपके पास क्या आते हैं, स्मॉल कैप फंड्स आते हैं जो 250 से लेके जो 500 तक कैटेगरी है इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास एक टैक्स सेविंग स्कीम्स आती हैं, टैक्स सेविंग स्कीम्स है सेक्शन 80C के अंडर आपको उस पे आई थिंक आपको छूट भी मिलती है, आप उस पे अप टिल 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दीज आर एक्चुअली एग्जेम्प्टेड अंडर टैक्स। तो हम एक बार टैक्स एग्जेम्पशंस की भी बात करेंगे कि आप टैक्स सेविंग से कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना पैसा बचा सकते हैं कि एक इस फ्री वीडियो के बेसिस पे एक्चुअली में यू कैन सेव एटलीस्ट करोड़ ऑफ रुपीज इन योर लाइफ टाइम। अगर आप 20 साल भी जो इस वीडियो के बेसिस पे अगर आप खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं टैक्स सेविंग ये पॉलिसीज एंड अगर आप ठीक फंड्स खुद भी आप करते हैं इन्वेस्ट इंडिपेंडेंटली भी करते हैं तो यू कैन एक्चुअली सेव करोड़ ऑफ रुपीज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्री वीडियो। तो एक बार हम उसकी भी बात करेंगे। फिर फाइनली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं एक बार उसकी बात करेंगे एंड फाइनली जो इंडेक्स फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड्स हैं उनकी भी बात करेंगे। Before going forward in the video, there are 3 things about the SOIC membership। तो पहली चीज क्या है SOIC membership बारे में कि हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाना आज की डेट में कई लोग नहीं आपको सिखाना चाहेंगे क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस एक तरीके की स्टोरी टेलिंग एंड नंबर्स और नैरेटिव को मैच करने वाली बात है। बेसिकली आप एक बिजनेस बारे में पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या उस बिजनेस का ओनर वॉक द टॉक कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर आप ये देखते हैं कि कितने मार्जिन आ रहे हैं इस बिजनेस के, फिर आप देखते हैं टूल्स टू रिसर्च क्या है, आप कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं कि इस बिजनेस में कोई फोरेंसिक शेनानिगन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग सीखनी जरूरी है। सो ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन दी SOIC मेंबरशिप। तो आज हम जैसे आज जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे हम SOIC का कैश फ्लो वेबिनार भी कर रहे हैं SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए, तो उसमें भी हम कैश फ्लो की बात करेंगे एंड कैसे कंपनीज कैश फ्लो को फज कर सकती हैं, कैश फ्लो का मतलब क्या है एंड फ्री कैश फ्लो का क्या मतलब है, कितने टाइप का फ्री कैश फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग, हम वो वेबिनार में भी बात करेंगे। सो वी कीप डूइंग दिस वेबिनार्स ऑन एवरी संडे फॉर द SOIC ट्राइब। सेकंड की थिंग अबाउट द SOIC मेंबरशिप इज कि हमारा एक SOIC सेक्टोरल एनालिसिस है। तो हर एक सेक्टर में एक तरीके का हर एक सेक्टर एक डिफरेंट कंट्री है जहां पे एक डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे हॉस्पिटल सेक्टर एक डिफरेंट कंट्री है जाके डिफरेंट लैंग्वेज है, केमिकल सेक्टर एक डिफरेंट कंट्री है जाके डिफरेंट लैंग्वेज है, सिमिलरली IT सेक्टर एक डिफरेंट कंट्री है जाके डिफरेंट लैंग्वेज है एंड सिमिलरली अगर बैंकिंग एक डिफरेंट कंट्री है जाके डिफरेंट लैंग्वेज है। तो कौन से सेक्टर की क्या लैंग्वेज है
है, क्या वहां पे आपको पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द SOIC membership and close to 10 to 12 sectors have been covered and more sectoral analysis will be covered almost every Sunday या फिर once a month. हम लोग ये ट्राई करते हैं कि एक सेक्टर तो कवर हो जाए. रिसेंटली एग्रोकेमिकल का हमने सेक्टोरल एनालिसिस करा. एंड फाइनल की थिंग अबाउट द SOIC मेंबरशिप इज कि रिसेंटली जो SOIC में हम फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा बेसिकली जो मिशन है वो कैरी आउट कर रहे हैं. तो SOIC मेंबरशिप में हम SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी का भी एक बहुत ही डिटेल्ड 20-25 आवर्स का एक कोर्स बना रहे हैं which will be included as a part of the early bird offer. If you sign up for the SOIC membership, so this early bird offer includes the SOIC financial literacy course which will start being released on 15th of August. इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कब आपको SIPs प्लान करनी चाहिए उसका कॉन्सेप्ट, क्या मेथड ऑफ स्टेप अप SIP होता है उसका कॉन्सेप्ट, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का कॉन्सेप्ट, सिस्टमैटिक विड्रॉल का कॉन्सेप्ट, आप निफ्टी को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट, कैसे आप फंड्स को स्क्रीन कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट, एंड क्या एक मार्केट की साइकोलॉजी होती है, क्या एक बिगनर को देखना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में आने से पहले. एक पूरा कंप्लीट जो फ्रेमवर्क होता है फॉर अ बिगनर इन्वेस्टर इसके अंदर इंक्लूडेड होएगा. एंड ऑल दीज 3 बंडल्स आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप. लिंक टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यहाँ पर हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियोज कैसे मैटर करती है लॉन्ग रन के अंदर. मैं आपके साथ डिटेल्ड कैलकुलेशंस भी करूंगा. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो अगर 1% की हो या 2% की हो, अगर हम ये प्री बेसिकली पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न्स देखते हैं, अगर प्री एक्सपेंस यहाँ पे रिटर्न्स अगर 14% है दोनों फंड्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दोनों फंड्स के अंदर 14% की रिटर्न्स है प्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे पोस्ट एक्सपेंसेस या पोस्ट एक्सपेंस रेशियो रिटर्न 12% बन जाएगी. और एक्सपेंस क्या होता है? म्यूचुअल फंड चलाने का एक्सपेंस, फंड मैनेजर का एक्सपेंस, फंड हाउस का एक्सपेंस, ये सारी चीजें. एंड यहाँ पे कितना है? 13% के आसपास. तो यहाँ पे क्या चीज है कि ये जो 1% एक्सपेंस है और यहाँ पे 2% एक्सपेंस है, ये लॉन्ग रन में कितना बनता है कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हैं फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, एंड अगर आप इस वाले फंड के अंदर करते हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% है, वेरास इस फंड में करते हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो 2% वाले में जो आपका टोटल रेट ऑफ रिटर्न है एट द एंड 1.87 करोड़ रुपीज इकट्ठे होंगे. वेरास फर्स्ट वाले फंड के अंदर 2.24 करोड़ रुपीज इकट्ठे होंगे, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 37 लाख रुपीज. तो एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में इतना मैटर करता है. तो यहाँ पे एक बार ये कैलकुलेशन इकट्ठे करके भी देख लेते हैं. तो सिंपली क्या करना है इस कैलकुलेशन के अंदर, हमें करना है इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, तो इज इक्वल टू FV. रेट कितना है यहाँ पे? पहले वाले फंड के अंदर मेरा रिटर्न है 13%, मैं हर महीने पैसे डाल रहा हूँ, इसलिए 13% डिवाइड बाय 12. नंबर ऑफ पीरियड्स मेरे पास कितने हैं? क्योंकि मैं 25 साल के लिए पैसे डाल रहा हूँ, तो दैट इज 25, और मेरे पास हर साल के अंदर महीने कितने होते हैं? 12, तो दैट इज 25 × 12, तो माने 300 महीने के आसपास है मेरे पास. अगेन पेमेंट्स कितनी है? हर महीने 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -10,000. -10,000 क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है. जब भी कैश आउटफ्लो होगा तो एक्सेल में आपको फंक्शनिंग माइनस की डालनी है. जब भी कैश फ्लो मतलब माने जब भी कैश आउटफ्लो होगा तो आपको एक्सेल में फंक्शनिंग माइनस की डालनी है. तो -10,000. उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 है, क्योंकि आज मैं कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा. एंड और बिगिनिंग को भी हम यहाँ पे अभी इसकी तरफ नहीं जा रहे. जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी पाउंड्स में वैल्यू आ रही है. इसको एक बारी हम जो रुपीज़ है उसके अंदर एक बारी कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक बारी इसको हम एक बारी जो रुपीज़ है उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. तो जस्ट कन्वर्टिंग इट टू रुपीज़, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2.24 करोड़ रुपीज़ की. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2.24 करोड़ रुपीज़. सिमिलरली यहाँ पे 1.87 करोड़ की यहाँ पे भी क्या करेंगे? इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू. और यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं रेट डालूंगा. अगेन यहाँ पे रेट क्या है मेरे पास? 12% के आसपास का रेट है मेरे पास. यहाँ पे 12% का रेट है. एंड हर महीने में कितना हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ? यहाँ पे भी 10,000 ही इन्वेस्ट करूँगा. साल मेरे पास कितने हैं? 25 ईयर्स, राइट. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स. एंड यहाँ पे मेरे पास लाइक कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ? -10,000, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है मेरी जेब से. सो अगेन यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू मेरा 0 है. तो द मोमेंट आई क्लोज द ब्रैकेट, तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 1.87 करोड़ रुपीज़ की. तो आपको यहाँ से एक ब्रॉडली आइडिया लग सकता है कि क्या यहाँ पे आपके पास अमाउंट बनेगा. दैट इज 1.87 करोड़. वेराज आपके पास जो पहला फंड है उसके अंदर कितना अमाउंट बनेगा? 2.24 करोड़ रुपीज. तो 1% एक्सपेंस रेशियो से इतना फर्क पड़ता है. एंड यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ. तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है. इस वेबसाइट का नाम है वैल्यू रिसर्च. तो कोई भी आपको अगर म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च करनी होती है तो इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट टू यूज.
तो इस वेबसाइट के ऊपर आके आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स बेसिकली डिफरेंट तरीके के जो मतलब मार्केट कैप्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करते थे, बट रिसेंटली सेबी ने मतलब इन पे आई थिंक जो बेसिकली आरबीआई उनकी गाइडेंस आई है कि आप बाहर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो इनका AUM का सिर्फ 20% अभी इंटरनेशनली इन्वेस्टेड है। तो कब आरबीआई वापस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट खोलता है तो दैट इज समथिंग टू बी सीन। बट यहाँ पे आप नीचे आके एक चीज देख सकते हैं इनके फंड के अंदर। तो यहाँ पे पहली चीज है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान क्या मतलब होता है? रेगुलर प्लान का मीनिंग है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हैं तो उसको हम रेगुलर प्लान कहते हैं। एंड अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं रेगुलर प्लान की कितनी है, 1.94%। एंड रिटर्न सिंस अगर आप रिटर्न देखते हैं रेगुलर प्लान का, तो अगर आप 5 ईयर रिटर्न कंपेयर करते हैं तो रेगुलर प्लान का रिटर्न होगा 17.14%। पर सिमिलरली अगर आप रेगुलर प्लान को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट में, माने बिना किसी इंटरमीडिएट के आप थ्रू लेते हैं, तो यहाँ पे अभी 1.96% हमने देखा था फंड का जो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो था। अब आप देख सकते हैं फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दैट हैज फॉलन टू 0.79%। तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास जो फंड का जो रिटर्न्स है उसके अंदर भी एडिशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न सिंस लॉन्च। तो अगेन मैं इस प्रो और कॉन में नहीं जा रहा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर से लेने के प्रोज भी होते हैं, एडवाइजर से लेने के प्रोज भी काफ़ी होते हैं कि मे बी हैंड होल्डिंग बेटर हो जाती है, मे बी आपको काफ़ी सारी सर्विसेज भी मिल जाती है। बट कॉन्स भी ये होते हैं कि 1% रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसका पॉइंट ये था आपको समझाने का। वेराज यहाँ पे आपको मैं निफ्टी का एक बारी थोड़ा आइडिया देता हूँ कि अगर निफ्टी में अगर आप यहाँ पे निफ्टी के अंदर इंडिसेस देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, तो पहला मैं आपको सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। निफ्टी का एक फंड है बाय द नेम ये रिसेंटली AMC लॉन्च हुई है बाय द नेम ऑफ नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये डायरेक्ट फंड के अंदर अगर आप यहाँ पे आके एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका 0.06% ही है सिर्फ। तो करेंटली दिस इज द चीपेस्ट कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन द मार्केट। हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई चीप हो, बट मेरे को अभी तक तो चीपेस्ट यही मिली है। सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि लॉन्ग टर्म में चीपेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर लार्ज कैप फंड में करना है तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप देख सकते हैं। और ये करती क्या कि जो अंडरलाइंग निफ्टी है उसको प्योरली मिमिक कर लेती है। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे 12.92% ऑफ पोर्टफोलियो है, HDFC बैंक 9.3% है, इन्फोसिस 9.2% है, ICICI बैंक 7.25% है, HDFC लिमिटेड 6.79% है। एंड जैसे जैसे निफ्टी का टर्नओवर है वैसे ही इसका चर्न होएगा। तो निफ्टी का चर्न 6 to 8% रहता है क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 2 या 3 स्टॉक्स की रीबैलेंसिंग होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 या 3 स्टॉक्स की ही रीबैलेंसिंग होगी। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द इंडेक्स एंड लार्ज कैप फंड से। तो आई थिंक इंडेक्स ने लार्ज कैप फंड्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बीट आराम से कराई है। और हम यहाँ पे क्या आइडिया देख सकते हैं, तो पहले तो हमने एक्सपेंस रेशियोज की बात करी। अब सेकंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा कि आपको क्या देखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इज द आइडिया ऑफ चर्न रेशियोज। चर्न रेशियो क्या होती है कि एक्चुअली में जो फंड है वो कितना चर्न कर रहा है, कि वो कितनी बारी पोर्टफोलियो का टर्नओवर करा रहा है। तो टर्नओवर का क्या मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट द फंड इज बीइंग द पोर्टफोलियो इज बीइंग चर्न। जैसे अगर किसी पोर्टफोलियो का किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर इज ग्रेटर देन 100%, तो इट मींस दैट द फंड मैनेजर हैज चर्न द पोर्टफोलियो वंस ओवर ईयर कंप्लीटली। माने सारे स्टॉक्स लेके एक बारी पूरे फंड मैनेजर बेच चुका है। तो माने बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। पर हाई टर्नओवर नेसेसरली बैड नहीं है, बट कंसिस्टेंटली हाई टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट शोज मे बी फंड मैनेजर शायद से जो मोमेंटम स्टॉक्स है उनको चेस कर रहा है। अगर इनहेरेंट स्ट्रैटेजी मोमेंटम स्टॉक्स की नहीं है तो अगेन दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहले PPFAS का एग्जांपल देखते हैं। तो PPFAS के अंदर आप आके यहाँ पे आप सिंपली आके आप यहाँ वैल्यू रिसर्च के ऊपर आप यहाँ पे इनका टर्नओवर देख सकते हैं। तो टर्नओवर कितना है PPFAS का 15.12%, 15.12%, विच इंडिकेट्स की ऑन एन एवरेज PPFAS 6.5 to 7 ईयर्स के लिए एक स्टॉक को होल्ड कर रहा है। ऑन एन एवरेज 6 to 6.5 ईयर्स के लिए PPFAS एक स्टॉक को होल्ड कर रहा है। एंड इनका चर्न रेशियो एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स काफी कम है। दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स।
तो चर्न रेशियो आइडली आपको म्यूचुअल फंड्स में नॉट मोर देन 25-30% आपको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। स्मॉल कैप और लाइक स्मॉल और मिड कैप फंड्स में शायद से 30% तक हो सकता है। तो 30% से आइडली आपको ज़्यादा चर्न रेशियो नहीं चाहिए, क्योंकि 60-70% चर्न रेशियो तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है फंड्स के अंदर। तो मे बी अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रैटेजी है तो उसका मतलब भी यही है। तो दिस इज वन ऑफ द अदर क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फंड्स कि आप ऐसे भी फंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे जाने से पहले हम एक और चीज देखेंगे कि ELSS आपको कैसे पैसे बचाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप टैक्स सेविंग करते हैं और अगर आप ELSS नहीं करते तो आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए कि ELSS करने का फायदा क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ कि हर साल आप 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C के अंदर आप ELSS के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 46,800 रुपीज टैक्स बचा सकते हैं। पर अगर आप ये टैक्स प्लानिंग सही से करते हैं और आप सिर्फ इस वीडियो का एडवांटेज उठाते हैं, एंड इवन इफ यू आर एबल टू नैरो डाउन ऑन एन ELSS। अब ELSS के अंदर भी क्या हो रहा है आजकल, सेबी और एम्फी का एक और आया है, यहाँ पे एक नॉर्म आया रिसेंटली कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो भी पैसिव ELSS लॉन्च करेंगे। तो पैसिव ELSS के अंदर आई थिंक फ्रैंकलिन का एक रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है कि वो निफ्टी 50 के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा, या फिर निफ्टी 500 का भी एक ELSS आ सकता है। सो दिस विल बी लाइक अगेन आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही कर रहे हो और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होएगा। तो यहाँ पे क्या चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपको अगर आप 20 ईयर्स के लिए ELSS में इन्वेस्ट करते हैं हर साल 1.5 लाख रुपए, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपका 1.08 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ ELSS इन्वेस्टिंग के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। अब ये कैसे क्रिएट होएगा, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रेट। अगर हम मानते हैं कि 12% का रेट ऑफ रिटर्न भी बन जाता है ELSS के अंदर, तो अब मैं यहाँ पे महीने का नहीं ले रहे, तो इसलिए मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 नहीं कर रहा। नंबर ऑफ पीरियड्स मेरे पास कितने हैं, मेरे पास अगले 20 ईयर्स हैं, हर साल मैं ELSS के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पेमेंट कितनी है, हर साल मैं 1.5 लाख रुपीज की पेमेंट कर रहा हूँ, तो माइनस 1,50,000 रुपीज। एंड प्रेजेंट वैल्यू मेरी आज कितनी है, 0 के आसपास। आज मैं 0 डाल रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं इसको एंटर डालूंगा यहाँ पे, तो अगेन मैं यहाँ से बस जाके एक बारी नंबर्स के अंदर जाके इसको बेसिकली इंडियन रुपीज में आपके सामने जैसे ही करूंगा यहाँ पे, तो देन यू विल फाइंड कि दिस नंबर कम्स टू 1.08 करोड़। तो माने जस्ट बाय इंप्रूविंग योर टैक्स सेविंग, सिर्फ टैक्स प्लानिंग ही अगर इंप्रूव कर लोगे तो 1.08 करोड़ के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। स्पेशली अगेन एक और एग्जांपल है नेशनल पेंशन स्कीम का, NPS के अंदर भी आप 50,000 का और एग्जाम्पशन ले सकते हैं, बट वो उसके बारे में हम किसी टाइम पे और बात करेंगे। बट अगेन आप जब फंड सिलेक्शन कर रहे हैं या जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब आप देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग इन एन ELSS एज कंपेयर टू एन इंडाउमेंट प्लान या LIC इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां देखते हैं अगर आपने LIC में इन्वेस्ट किया था तो क्या होता, तो LIC में सिंपल प्लानिंग लेते हैं, अगर आपका 6% रेट ऑफ रिटर्न बैठता, जो इंडाउमेंट प्लान के अंदर यूजुअली बैठता है, 6% रेट ऑफ रिटर्न इंडाउमेंट प्लान के अंदर बैठता, 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते, हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपीज उसके अंदर डालते अमाउंट, एंड अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू 0 होती, तो यहाँ पे सिंपली अगर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न LIC के अंदर बनता, दैट वुड हैव बीन मच लेसर एज कंपेयर टू योर रेट ऑफ रिटर्न जो आपका ELSS के अंदर बनता है। तो LIC के अंदर ऑलमोस्ट आपका जो अमाउंट बनता है वो अगर आप 6% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगले 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें तो 50-55 लाख रुपीज के आसपास बनेगा। Whereas अगर आप 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ के आसपास बन जाता है। सो अगेन दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कितना ह्यूज डिफरेंशियल है। गलती से ELS में जो ELSS है उसमें सिलेक्शन सुपीरियर होगी और 14% रेट ऑफ रिटर्न बैठ गया, तो ये रेट ऑफ रिटर्न भी 1.36 करोड़ तक जा सकता है। सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आपको आपकी टैक्स प्लानिंग है उस पर आपको क्यों ध्यान डालना चाहिए एंड क्यों आपको फंड सिलेक्शन एक सुपीरियर करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक जो म्यूचुअल फंड या एक्टिवली मैनेज स्कीम है इंडिया में कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऐड हो सकती है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे ऐड हो सकती है, तो मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। ये लास्ट ऑलमोस्ट 2011 से लेके 2021 के एंड तक का डेटा है स्मॉल एंड मिड कैप्स का, माने जो 101 से लेके 500 तक कंपनीज हैं इंडिया के लिस्टेड यूनिवर्स में। तो कितने 20 बैगर्स बने स्मॉल कैप मल्टीपल, लाइक जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में 11-20 बैगर्स बने, मिड कैप यूनिवर्स में 20 लाइक सिर्फ 20 बैगर्स बने, मोर देन 20 बैगर्स एक्चुअली 10 to 20 बैगर्स कितने बने, मिड कैप यूनिवर्स में 1 बने, स्मॉल कैप यूनिवर्स में 32 बने। 5 to 10x कितने बने लास्ट डेकेड में, स्मॉल कैप यूनिवर्स में 105 बने,
whereas 1 to 5x स्मॉल कैप यूनिवर्स में 204 बने, 0 to 1x स्मॉल कैप यूनिवर्स में 295 बने। एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं 0 to -25% टाइप रिटर्न्स 82 स्टॉक्स ने दिए। उसके बाद 25 to 50% रिटर्न्स जो एक्चुअली में 10 साल में कुछ भी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं होती, 103 स्टॉक्स ने दिए। लेस दैन बेसिकली ये -50% से कम रिटर्न्स किसने दिए, दैट इज 164 स्टॉक्स। एंड कितने स्टॉक्स डीलिस्ट हो चुके हैं, 113 स्टॉक्स। तो माने ग्रैंड टोटल ऑफ 1129 स्टॉक्स का ये डेटा है। तो एक्चुअली ये मूविंग बियॉन्ड द 500 स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है उसके भी बियॉन्ड डेटा ये। पर मैं आपको ये डेटा क्यों दिखा रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि रियल वैल्यू एडिशन एक स्मॉल कैप या मिड कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर कहाँ पे कर सकता है अगर उसका AUM स्मॉल है। कि वहाँ पे जो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस के अंदर कि अगर आप ब्लो अप्स अवॉइड कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप ये 5th से लेके 14th डिसाइल के जो स्टॉक्स हैं, माने 0 to 1x से लेके जो डी लिस्टिंग तक अगर आप स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप स्मॉल कैप स्पेस में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1129 में से 500 to 600 माने 50 to 60% ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे होएगा। एंड अगर आप मोर देन 20x और 1 to 5x के यूनिवर्स में ही रहते हैं तो यहाँ पे 300 to 400 स्टॉक्स ही होंगे। अगर आपका कोई फंड मैनेजर ऐसा कर सकता है, सो दैट मीन्स कि वहां पे एक तो स्किल भी है फंड मैनेजर की, एंड सेकेंड चीज है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा एग्जिस्ट करता है विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन एन इनएफिशिएंट मार्केट जो इंडियन मार्केट्स अभी भी है। तो अब हम यहाँ पे एक फंड का मैं आपके साथ एग्जांपल एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे आप भी देख सकते हैं कि आपको फंड्स को कैसे खुद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे एग्जांपल्स आप खुद कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नीचे अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम एक फंड का एग्जांपल देखते हैं स्मॉल कैप स्पेस में बाय द नेम ऑफ SBI स्मॉल कैप फंड। और SBI स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ देखते हैं तो एक चीज यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो मतलब पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड्स कंपैरिजन अपना बेंचमार्क के साथ करते थे, अगर निफ्टी साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी रिटर्न साथ करते थे। तो धीरे धीरे सेबी की कैटेगराइजेशन है कि आपको TRI साथ करना पड़ेगा, दैट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स। आपको प्राइस परफॉर्मेंस भी और जो डिविडेंड्स आते हैं वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अप्रिसिएशन तो होती है बट डिविडेंड्स भी तो पार्ट ऑफ रिटर्न ही है। तो इस वजह से अब TRI के साथ कंपैरिजन होता है बेंचमार्क में। पर अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो 1 ईयर के बेसिस में भी SBI स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है आउट परफॉर्म करे। तो राइट, पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर द गाइडेंस फॉर फ्यूचर आउट परफॉर्मेंस, बट जस्ट मैं आपको लॉन्ग टर्म दिखा रहा हूँ कि SBI स्मॉल कैप फंड ने आउट परफॉर्म करे। तो अगेन ये जरूरी नहीं है कि पास्ट में करे तो फ्यूचर में भी करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स भी चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक डिटेल्स में कि फंड का जो टर्नओवर है वो है 14% का। सो अगेन बिलो 30% का जो हमारा थ्रेशोल्ड था, आइडली जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि आप उतना कन्विक्शन के साथ स्टॉक्स ले रहा है फंड मैनेजर आपका। एक्सपेंस रेशियो 0.76% है, विच इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द लाइक स्मॉल कैप स्पेसेस, क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस में 1-2% का एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं रैंक विद इन द कैटेगरी भी इसकी सेकेंड चल रही है 7 ईयर के बेसिस पे 13 फंड्स के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे आके आप नीचे देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द फंड 51 है, और टॉप 10 फंड्स के अंदर 32% एलोकेशन है, टॉप 3 सेक्टर्स में 41% है। तो फेयरली कॉन्सेंट्रेशन भी है एंड बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन भी है। एंड पोर्टफोलियो का एवरेज पी भी 28 टाइम्स के आसपास है। तो यहाँ पे किस टाइप की कंपनी ज्यादा है, और एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड के अंदर 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनीज का। तो आप यहाँ पे कंपनीज भी देख सकते हैं कैसी है, एलगी इक्विपमेंट, वेदांत फैशन, शीला फोम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ डू अ कंपैरिजन ऑफ द फंड्स। एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो टर्नओवर कम है, उसके अलावा बेसिकली रिटर्न्स हैव बीन हायर, एंड सेकेंडली वन थिंग टू अप्रिशिएट इज दैट एक्सपेंस रेशियोज आर ऑल्सो लोअर। एंड उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि फंड का जो एवरेज मार्केट कैप है 8,000 to 8,300 करोड़ के बीच में, एंड फंड की जो रैंकिंग है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर यहीं पे टर्नओवर 80% होता या 90% होता, एक्सपेंस रेशियो 1.5% होती या 2% होती, तो हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज में से वैसा फंड बेसिकली हमारे लिए डिलीट हो जाता है। जरूरी नहीं है आपके लिए हो ना हो, बट हमारे लिए डिलीट हो जाता है। सो दिस इज द इंटायर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड।
एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि येस आई लाइक द क्लास, और जस्ट ड्रॉप अ हेल येस इन द चैट सेक्शन बिलो, ताकि हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में और भी क्लास कर पाएंगे। हम आपको जो ELSS है उसको कैसे स्क्रीन करना है उस पर भी क्लास करेंगे, जो इंडेक्स फंड्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं उसकी भी बात करेंगे, ETFs की भी बात करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपके लिए जो इंडेक्स फंड्स और उनके साथ एक्सपेंस रेशियोज है हमने वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इन कंक्लूजन मैं आपको ये बता सकता हूं हमने क्या क्या बात करी। हमने बात करी कि एक्टिव और पैसिव फंड्स कौन से होते हैं। हमने ये भी बात करी कि जो वॉरेन बफेट की बेट थी अगेंस्ट एक्टिव हेज फंड्स, हमने उसकी भी बात करी। हमने ये भी डिस्कशन करा है बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। फिर हमने बात करी कि एक्सपेंस रेशियोज क्या होती है, कि अगर थोड़ी सी भी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है। तो इसमें आप जो डायरेक्ट और रेगुलर है आप उसका खुद का भी मीनिंग देख सकते हैं, प्रोज और कॉन्स भी होते हैं डायरेक्ट और रेगुलर के। फिर हमने टैक्स सेविंग की बात करी कि ELSS के थ्रू आप कैसे बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस भी बना सकते हैं। एंड फाइनली एट द एंड हमने बात करी कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर कहां पे बहुत ज्यादा अल्फा भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर इस सेशन से आपको वैल्यू ऐड हुई हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू जस्ट ड्रॉप अ हेल येस इन द चैट सेक्शन बिलो कि इफ दिस वीडियो एडेड वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।